चैप्टर नंबर 3 है आपका ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म, आर्थिक सुधार चैप्टर का नाम। इकोनॉमिकल रिफॉर्म आपने कब किया, पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, तो सबको पता ही है 1991 में आपने आर्थिक सुधार किया था, है ना। और जब आपने सुधार किया, जब रिफॉर्म किया, तो उस टाइम आपकी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी अध्यक्षता में ही, उनकी लीडरशिप में ही हमने रिफॉर्म को किया था, ठीक है। और जो हम नई पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, एनईपी कहते हैं कुछ लोग, तो उस पॉलिसी का नाम एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चैप्टर में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा टॉपिक बनता है वो ये कि ऐसा क्या रहा, क्या रीजंस रहे कि जिनकी वजह से तुम्हें क्या करना पड़ा, पुरानी पॉलिसी 1950 टू 1990 वाली पॉलिसी, उसको तुम्हें क्यों छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि भाई रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, आपको किन कारणों से आर्थिक सुधार करना पड़ा, ठीक है। तो टोटल 6 पॉइंट से 6 बातें हैं, जिनमें से सबसे पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र का खराब निष्पादन। परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस को उसके प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी से मेजर करते हैं। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे तो मतलब परफॉर्मेंस क्या है, खराब है। तो आप सबको पता है कि 40 साल 1950 से 1990 तक 50 टू 90 आपके इंडस्ट्री का लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्री, ज्यादातर उद्योग इन 40 सालों में क्या अर्न कर रही थी, लॉस। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि भाई 40 साल पब्लिक सेक्टर को लगातार लॉस हो रहा था और इसकी वजह से हमें रिफॉर्म करना पड़ा, पहला रीजन। दूसरा रिफॉर्म का रीजन डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी डेफिसिट का पहली बात तो मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं बीओपी डेफिसिट। देखो, अगर कभी भी इंपोर्ट का लेवल ज्यादा है और एक्सपोर्ट का लेवल कम है तो इसे कहते हैं बीओपी का डेफिसिट हो जाना। एक्चुअल में ये बीओटी का डेफिसिट है, क्योंकि आप मैक्रो पढ़ के बैठे हो, ठीक है। तो बीओटी डेफिसिट को इन्होंने यहां पे क्या बोल दिया, बीओपी डेफिसिट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का ज्यादा हो जाना और इंपोर्ट का कम, इंपोर्ट का ज्यादा हो जाना और एक्सपोर्ट का कम हो जाना डेफिसिट है। तो हमारा बीओपी इन 40 सालों में डेफिसिट में जा रहा था, घाटे में जा रहा था। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट लगातार हमारा बढ़ता जा रहा था और एक्सपोर्ट घट रहा था। यहां पे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे कि यार सर, आपने कहा था कि पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, कि हमने तो इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की, हमने तो टैरिफ और कोटा लगाया था। तो हां बेटा, आपका टैरिफ और कोटा फेलियर रहा, ठीक है। टैरिफ और कोटे को हमने सक्सेसफुल नहीं माना। टैरिफ और कोटे के बाद भी लगातार इंपोर्ट में शार्प राइज हो रहा था, मतलब लगातार इंपोर्ट आपके देश का बढ़ रहा था, ठीक है। और एक्सपोर्ट जिसे बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि आपके यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा था ना, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी, खराब क्वालिटी थी, इसलिए आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या थे, फेल थे। और इन दो बातों की वजह से हमारा बीओपी किस में जा रहा था, डेफिसिट में। आप सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तीसरा रीजन जिसकी वजह से हमें सुधार करना पड़ा, रिफॉर्म करना पड़ा, नई पॉलिसी लेके आए हम, इन्फ्लेशनरी, स्फीतिक दबाव। 17% तक हमारी कंट्री में 1991 में इन्फ्लेशन, महंगाई का स्तर चला गया था। महंगाई कब बढ़ती है, दो बातों की वजह से बढ़ती है। पहला, अगर देश में चीजों की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, और दूसरा, अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट का बने, घाटे का बने, और गवर्नमेंट आरबीआई से उधार ले ले। तो दोनों ही चीजें हमारे यहां पे थी। ज्यादातर इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के हाथ में, सरकारी क्षेत्र, और तुम सबको पता है कि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस स्पीड है ना, जो चीजों को बनाने की स्पीड है, वो बड़ी धीमी होती है। तो इसलिए चीजों की सप्लाई कम रह जाती थी और डिमांड ज्यादा, तो महंगाई आ गई। और दूसरी चीज, बार बार सरकार को बजट का घाटा हो रहा था, और उस घाटे को भरने के लिए सरकार बार बार आरबीआई से लोन लेती है। नए लोन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तुम्हें पता है, मैक्रो में तुमने पढ़ा है। तो इन दो बातों की वजह से लगातार इन्फ्लेशन क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसके बाद चौथा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी पैसों का भंडार लगातार घट रहा था। एक देश के पास जितना ज्यादा विदेशी पैसा होता है, मतलब वो देश उतनी ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग पोजीशन में है। फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा आपके पास, आप उतना ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में हो। लेकिन लगातार आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व घटता जा रहा था। वजह बहुत साफ है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट
हो नहीं पा रहा, तो फॉरेन एक्सचेंज जा तो रहा है लेकिन आने का कोई रास्ता है नहीं। और इतना कम हो गया था 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कि हम 2 सप्ताह तक भी आयात करने की सिचुएशन में नहीं थे। और इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करना तो दूर की बात, उसके इंटरेस्ट तक को पे करने की सिचुएशन में हम नहीं थे। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी पैसों का भंडार क्या हो गया था, कम हो गया था। और अगली चीज, ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, सरकार के ऊपर डेप्ट का बर्डन, कर्जे का भार बढ़ रहा था। जिस सरकार के खर्चे लगातार बढ़ रहे हो, कमाइयां लगातार घट रही हो, बार बार बजट घाटे का बन रहा हो, उस सरकार को बार बार उधार लेना पड़ता होगा, आरबीआई से, पब्लिक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से। तो लगातार हर जगह से सरकार ने उधार ले रखा था और सरकार के ऊपर उधार का बर्डन बढ़ चुका था। अब सरकार को कोई भी उधार देने को रेडी नहीं था, ठीक है। तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट पांचवा कारण है, पांचवा रीजन है रिफॉर्म करने का। और छठा रीजन है आपके पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अकुशल प्रबंध। अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, किस गवर्नमेंट को हम बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने अच्छा मैनेजमेंट किया? अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू, आगम को बढ़ाने में सफल हो, रेवेन्यू को बढ़ा पाए और एक्सपेंडिचर को क्या कर पाए, घटा पाए, तो हम कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट लगातार 40 साल अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में फेल थी और रेवेन्यूज को बढ़ाने में फेल थी। और हमने क्या वर्ड यूज किया कि लगातार हमारे यहां पे गवर्नमेंट का मैनेजमेंट कैसा था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। और इन 6 बातों को देखते हुए हमने रिफॉर्म किया। मैं ये वर्ड बहुत गलत यूज कर रहा हूं, हमने रिफॉर्म किया नहीं, एक्चुअल में हमसे रिफॉर्म करवाया गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इन 6 बातों की वजह से 1991 में हम क्राइसिस में चले गए थे। क्राइसिस, संकट, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक संकट। और उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचने के लिए हम आईबीआरडी के पास पहुंचे। आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आईबीआरडी के पास पहुंचे कि आईबीआरडी हमें तो $7 बिलियन US का लोन दे दे। आईबीआरडी के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आता है, ठीक है। जब हम आईबीआरडी के पास पहुंचे कि हमें $7 बिलियन US का लोन दे दे, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा पहले ही तेरे ऊपर ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट है, अब हम तुझे लोन नहीं देंगे, ठीक है। और अगर तुझे लोन चाहिए तो पहले तुझे अपनी पॉलिसी को, जो तू 40 साल से फॉलो करता आ रहा है, उसे रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। अगर तू चेंज करेगा तो हम तुझे लोन देंगे। हमने पूछा बता भाई क्या करें, तो 3 कंडीशंस रखी उन्होंने हमारे सामने। पहली कंडीशन कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, जिसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, प्रतिबंध, आप याद करें चैप्टर नंबर 2, उसमें याद करें आप आईपीआर 1956 और याद करें शेड्यूल सी। शेड्यूल सी की सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ी गई थी और उसमें बोला गया था कि लाइसेंस लेना बहुत कंपलसरी है ना। तो अब आईबीआरडी ने इंडिया को कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगा रखे हैं, अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं, अगर आप उसे हटा देते हैं, तो हम आपको लोन ग्रांट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन रखी गई कि जो गवर्नमेंट सेक्टर को आपने फ्रीडम दे रखा है, जो मेन रोल दे रखा है, लीडिंग रोल दे रखा है, पिछले चैप्टर में था भी ना कि 40 ईयर लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा इंडस्ट्री का, तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर को लीडिंग रोल से आपको हटाना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन। जो कौन रख रहा है किसके आगे, आईबीआरडी इंडिया के आगे। तीसरी कंडीशन कि ट्रेड के ऊपर, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के ऊपर जो आपने बैरियर लगाया है, याद होगा आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, याद होगा आपको टैरिफ और कोटा, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो मतलब साफ साफ आईबीआरडी ने बोला कि अगर ये 3 बातें मानते हो, इन शॉर्ट आप रिफॉर्म करते हो, नई पॉलिसी बनाते हो, तो हम तुम्हें ये लोन ग्रांट करेंगे। अब मरता क्या ना करता, है ना। तो फाइनली हमने जाके क्या प्लान किया कि चलो जी रिफॉर्म कर ही लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे उस टाइम और उन्हीं की लीडरशिप में हमने जुलाई 1991 में अपना रिफॉर्म कर दिया और हम नई पॉलिसी लेके आ गए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब पॉलिसी आई तो पॉलिसी के आते ही ऑब्वियसली बात है, कोई भी अगर आप पॉलिसी बनाते हो, कोई भी आप डिसीजन लेते हो, नीतियों में चेंज करते हो, तो उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, है ना। तो ऐसे ही एलपीजी के पीछे भी हमारे 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 मेजर्स थे, 2 सोच थी हमारी। एक जिसको हमने नाम दिया स्टेबिलाईजेशन मेजर। स्टेबिलाईजेशन हिंदी में संरचनात्मक बोला गया ना, देखो यही है ना, संरचनात्मक उपाय, स्टेबिलाईजेशन। ये आपका लॉन्ग रन मेजर होता है। जो स्टेबिलाईजेशन मेजर होता है वो
लॉन्ग रन मेजर होता है, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन के अंदर जो है टोटल कितनी बातें थी, 2 बातें, नहीं शॉर्ट रन होता है स्टेबलाइजेशन, आपका शॉर्ट रन होता है। और स्टेबलाइजेशन के अंदर 2 बातें थी, पहला ये कि यार वो जो हमारा बीओपी अनबैलेंस्ड हो रहा है ना, उसको बैलेंस करना है, जल्द से जल्द रिफॉर्म करते ही जल्दी से जल्दी बीओपी को क्या करना है, बैलेंस करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इन्फ्लेशन हमारे यहां पे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई, उसको कंट्रोल करना है। ये 2 हमारे शॉर्ट टर्म मेजर थे, जिसे मैंने क्या नाम दिया, स्टेबलाइजेशन मेजर। और दूसरा स्ट्रक्चरल, जो लॉन्ग रन था। स्ट्रक्चरल मतलब लॉन्ग रन मेजर्स, लंबे समय के सुधार। 2 बातें, पहला अपनी इकोनॉमी में अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कुशलता को बढ़ाना है। एक लॉन्ग रन मेजर, जो लॉन्ग रन सोचती है हमारी एलपीजी को लाने के पीछे, कि एक तो हम एलपीजी लाएंगे तो अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को, कुशलता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और दूसरा, हम अपनी इकोनॉमी में इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कितने मेजर्स हैं एलपीजी के, आप सुन रहे हैं, 2 हैं। एक है आपका क्या, स्टेबलाइजेशन, जिससे आपने शॉर्ट टर्म मेजर बोला, 2 काम करने, बीओपी को बैलेंस करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल, इसमें भी 2 काम करने, इकोनॉमी की एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाना है, और दूसरा इकोनॉमी को रेडी करना है फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता के लिए। चलिए जी, ठीक है यहां तक सबको। अब एक एक करके तीनों पॉलिसी को सुनो। पहली पॉलिसी लिबरलाइजेशन, हिंदी उदारीकरण। दूसरी पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, हिंदी निजीकरण। और तीसरी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन, हिंदी वैश्वीकरण, ठीक है। तो आओ सबसे पहले आप समझो लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो आईबीआरडी ने जो हमारे सामने ये पहले वाली कंडीशन रखी थी, याद है आपको, कि भाई प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से बैरियर्स को क्या करिए, हटाइए। बस उसी को क्या नाम दिया गया, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। साफ और सीधा लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री आने पे और ग्रोथ, विकास करने पे, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे और ग्रोथ पे जितने भी बैरियर्स लगा रखे हैं आपने, जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं आपने, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, उसे हटा दो। और इसी चीज को क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन। कुछ लोग लिबरलाइजेशन को डीरेगुलेशन भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन का एक और नाम डीरेगुलेशन, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के आने और ग्रो करने पे, एंट्री पे और ग्रोथ पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाना ही क्या है, लिबरलाइजेशन है। अब लिबरलाइजेशन के अंदर कई सारी चेंजेस किए गए। टोटल 4 टाइप के रिफॉर्म्स, 5 टाइप के रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर रखे गए, 5 सुधार। सबसे पहले पे फोकस करो। सबसे पहला है आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, औद्योगिक क्षेत्र सुधार, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म। इसके अंदर 4 बातें की गई, 4 चीजें। सबसे पहली चीज आपको याद होगा, प्राइवेट सेक्टर जितना हुआ करता था 1950 से 1990 तक सबको लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला काम यही किया गया, रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को पहले तो सबको लेना पड़ता था, उसे घटा के 18 कर दिया गया, और अभी प्रेजेंट में घटा के उसे कहां तक ला दिया गया, 5 तक, कि सिर्फ 5 इंडस्ट्री को रिजर्व कर दिया गया कि इन 5 तरीकों की इंडस्ट्री अगर करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल हो गया, लिकर हो गया, ठीक है, हार्मफुल चीजें जितनी भी है उन 5 चीजों के लाइसेंस लेना आपके लिए कंपलसरी है। बोलो ठीक है यहां तक। दूसरा, डिक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर। याद करो थोड़ा सा, आईपीआर 1956 चैप्टर 2 उसका शेड्यूल ए याद करो। उसमें क्या था, 17 इंडस्ट्रीज को आपने रिजर्व कर दिया था। किसके लिए रिजर्व कर दिया था, पब्लिक सेक्टर के लिए। और अब उस रिजर्वेशन को पब्लिक सेक्टर के लिए खत्म किया गया, उसको रिड्यूस करके 17 से कहां तक कर दिया गया, 3 सेक्टर तक कर दिया गया। बोलो ठीक है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर 2 बातें बोल चुका हूं। एक तो लाइसेंसिंग को रिड्यूस किया गया, पहले हर प्राइवेट सेक्टर को जो शेड्यूल सी की इंडस्ट्री करेगी उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, उसे घटा के 18 और फिर 5। और दूसरी चीज क्या किया गया, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को 17 से रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। तीसरी चीज चैप्टर 2 में ही आपने पढ़ा होगा, 1955 में अपनी कंट्री में एसएसआई को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कार्वे कमेटी बना दी थी। कार्वे कमेटी का काम था कि भाई जो एसएसआई प्रोडक्ट बनाएगा
उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एसएसआई को कुछ प्रोडक्ट के रिजर्वेशंस दे दिए गए थे, एसएसआई की लिमिट सिर्फ 5 लाख रुपए तक की थी, है ना। तो अब वो सारे रिजर्वेशंस जो एसएसआई को दिए गए थे, आरक्षण, वो खत्म कर दिए गए। अब कोई भी प्रोडक्ट एसएसआई या एलएसआई किसी के लिए रिजर्व नहीं था। तो तीसरा रिफॉर्म यही किया गया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर कि डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई के लिए डी रिजर्वेशन कर दिया गया। अब कोई भी प्रोडक्ट एसएसआई के लिए रिजर्व नहीं है। अब एसएसआई जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका प्राइस भी मार्केट में डिसाइड होगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। और एसएसआई की लिमिट जो 5 लाख रुपए की थी 1991 में, उसे 1 करोड़ की कर दी गई। अभी प्रेजेंट में वो 5 करोड़ है, लेकिन अभी 1991 में कब कितना कर दिया गया था, 1 करोड़ का। चौथी चीज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर, चौथा पॉइंट, एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट 1969 था। एमआरटीपी फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये एक्ट 1960 का था। इस एक्ट का क्या रूल था, ये एक्ट क्या कहता था? ये एक्ट कहता था कि दो कंपनी आपस में मर्जर नहीं कर सकती, अमालगमेशन नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो कंपनी अगर अमालगमेशन कर लेगी तो मोनोपोली बना लेगी, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया। और 2002 में, मतलब 1991 के बाद, रिफॉर्म के बाद, रिफॉर्म लाने के साथ साथ 2002 में इस एक्ट को हटा दिया गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसके साथ? कंपटीशन एक्ट 2002 के साथ। कंपटीशन एक्ट 2002, जिसको दो बारी अमेंड भी किया गया। एक बारी कंपटीशन एक्ट 2002 को चेंज करके 2007 आया, फिर 2009 आया। और यह एक्ट यही कहता है कि नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकती, दो कंपनियों का अमालगमेशन हो सकता है, दो कंपनी मिलकर आपस में एक बड़ी कंपनी बना के मोनोपोली बना सकती है अपनी। ठीक है, तो इस एक्ट को भी खत्म किया गया। क्या ठीक हो सब? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर 4 रिफॉर्म, चारों पता लग गए। और लिबरलाइजेशन में टोटल 5 रिफॉर्म पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल पूरा हो गया। अगला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, वित्तीय क्षेत्र सुधार, फाइनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म। इसके अंदर भी टोटल 4 स्टेप लिए गए। सबसे पहला स्टेप, आरबीआई के रोल को बदल दिया गया। आरबीआई की भूमिका को चेंज कर दिया गया। आरबीआई जो पहले फैसिलिटेटर, रेगुलेटर हुआ करता था, रेगुलेटर, नियंत्रक, रेगुलेशन का काम करता था कंट्री के सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर, उस आरबीआई को उसका रोल चेंज करने को बोला गया। उसे बोला गया कि अब तू रेगुलेटर का वर्क प्ले नहीं करेगा, अब तू रेगुलेटर की जगह क्या बनेगा? फैसिलिटेटर बनेगा। तू सुविधाएं प्रदान करेगा, हेल्प करेगा, फैसिलिटीज देगा कमर्शियल बैंक को। पहला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में पहला चेंज कि आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से क्या बना दिया गया? फैसिलिटेटर का। दूसरी चीज की तरफ चलो। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। इंडिया को प्राइवेट बैंक का ओरिजिन बना दिया गया। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, केंद्र पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। इंडिया में लार्ज नंबर में प्राइवेट बैंक खुलने शुरू हुए, जिसमें अपनी कंट्री के प्राइवेट बैंक्स भी थे और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स भी थे। इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोच थी सरकार की? कि अगर इंडिया में बड़ी संख्या में प्राइवेट बैंक खुलेंगे तो बैंक्स के बीच क्या होगा? कंपटीशन। और अगर बैंक्स में कंपटीशन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जो इन्वेस्टर है उनको चीपर रेट पर लोन मिलेगा, कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। इस सोच के साथ इंडिया को ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक बना दिया गया। ठीक है, अगला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट, एफआईआई की लिमिट बढ़ा के 74% तक कर दी गई, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज में जो शेयर खरीदने वाले लोग हैं, जो फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर खरीदना चाहती है, वो 74% तक खरीद पाए। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का पार्ट था। और लास्ट, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना। कमर्शियल बैंक को पहले एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अगर कमर्शियल बैंक अपने नए ब्रांच डालना चाहती तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया? कमर्शियल बैंक के लिए एक्सपेंड करना आसान कर दिया गया। यह रूल बना दिया गया कि आरबीआई से कुछ बेसिक पेपर फॉर्मेलिटीज करके, कुछ बेसिक कंडीशंस को पूरा करके क्या कर सकता है? कमर्शियल बैंक अपने नए ब्रांचेस खोल सकता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन के अंदर टोटल 5 रिफॉर्म पढ़ने हैं। 2 हो गए, एक इंडस्ट्रियल हो गया, दूसरा फाइनेंशियल हो गया। तीसरा रिफॉर्म है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म की तरफ ध्यान देना। टैक्स रिफॉर्म क्या है, थोड़ा ध्यान देना। टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार, इसका एक और भी नाम है फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म। फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म को ही राजकोषीय सुधार भी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है उससे रिलेटेड चेंजेस किए गए। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे रिलेटेड चेंजेस किए गए, और 3 बड़े चेंज इसमें भी किए गए। ध्यान देना,
पहला रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स रिफॉर्म था आपका। तो टैक्स रिफॉर्म का मैंने नाम आपको बताया फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म को फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म भी बोलते हैं। और इसके अंदर सरकार ने तीन रिफॉर्म किए, 3 चेंजेस किए। पहला रिडक्शन इन टैक्सेस। 1991 में गवर्नमेंट को लगा कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन कम है ना, उसके पीछे की जो वजह है वो ये कि शायद से हमारा डायरेक्ट टैक्स का रेट, प्रत्यक्ष कर का, अब सबको पता है 2 टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स का रेट हमारा शायद से बहुत ज्यादा है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स के रेट को कम कर देंगे, अगर हम डायरेक्ट टैक्स के रेट को कम कर देंगे तो शायद से हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, हमारे रेवेन्यू बढ़ जाए। इस सोच के साथ गवर्नमेंट ने रिडक्शन कर दिया किसमें, टैक्स रेट में। पहला चेंज। दूसरा चेंज रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार किया गया, थोड़ा लेट किया गया। 2017 सबको पता ही है ना। 2017 में आप जीएसटी लेके आए थे। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म की फॉर्म में जाना जाता है। पहले क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। और अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, सबको कंबाइंड करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स पे करना भी क्या हो, आसान हो और चीपर हो। उसके अलावा एक और काम किया गया, टैक्स पे करने का जो प्रोसीजर हुआ करता था, प्रोसीजर, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट होता था। टैक्स पे करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करता था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि लोग आसानी से टैक्स पे कर पाए, टैक्स पे करने के प्रोसेस को भी क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये 3 बातें टैक्स रिफॉर्म के अंदर कवर होती है। अगली चीज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी विनिमय सुधार। इसके अंदर 2 बड़े चेंजेस। पहला, इंडिया ने पहली बार 1991 में अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, अवमूल्यन। फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि जब सरकार अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन वीक कर देती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। सिंपल बोलूं तो अगर सरकार रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा देती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। क्यों करता है कोई देश डिवैल्यूएशन? ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। क्योंकि जब डिवैल्यूएट हो जाएगा तो आपका लेवल ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि फॉरेन वालों के लिए आपकी चीजें सस्ती हो जाएंगी और आपके लिए फॉरेन की चीजें महंगी। तो इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर, विदेशी विनिमय सुधार के अंदर 1991 में क्या कर दिया, इंडियन रुपीस को डिवैल्यूएट कर दिया, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए और हमारे इंपोर्ट का लेवल क्या होना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए। दूसरी चीज, इंडिया ने यह डिसाइड किया कि अब हमारे यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज का जो डिसीजन होगा वो मार्केट फोर्स से होगा। मतलब कि अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन रेट ऑफ एक्सचेंज में नहीं होगा और सीधा रेट कहां डिसाइड होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई की हेल्प से। पक्का? ये 2 चेंजेस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में किए गए। टोटल 5 चेंजेस हैं। अगला लिबरलाइजेशन के अंदर अगला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, व्यापार और निवेश संबंधी सुधार। पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म है। इसके अंदर 4 रिफॉर्म है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 4 रिफॉर्म। रिफॉर्म नंबर फर्स्ट, जो कोटास लगाया गया था, कोटा जो डिसाइड किया गया था कि भाई इंपोर्ट की एक लिमिट होगी, एक्सपोर्ट की एक लिमिट होगी, तो उस कोटा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 2001, याद रखना, 2001 में फूड आइटम्स पे से तो कोटा बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था, ठीक है ना। पहला रिफॉर्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर। अगला, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक तो कोटा हटा दिया गया कि कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और दूसरा क्या किया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंडिया ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तीसरी चीज, जो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको आप टैरिफ भी कहते हो, ठीक है ना, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया। और लास्ट, इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है, उस लाइसेंस में रिलैक्सेशन दे दिया, ताकि आसानी से लोग इंपोर्ट के लिए लाइसेंस ले पाए। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में, कि भाई ये बताओ कि जो तुमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म किया, वो 4 रिफॉर्म थे ना, इसके अंदर कोटा हटाया गया, एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को रिमूव कर दिया, इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को रिड्यूस कर दिया, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई कर दिया गया, यही ना। तो ये क्यों किया आपने, बहुत क्लियर। पहला, हमारे यहां पे फॉरेन कंपटीशन बढ़े। दूसरा, हमारे यहां पे फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए।
टेक्नोलॉजी आना शुरू हो जाए फॉरेन, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए, ठीक है। और एक और चीज आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के ऑप्शंस बन जाए हमारे पास, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करना शुरू करोगे तो वैरायटीज ऑफ गुड्स आपके पास बढ़ जाएगा ना। तो इस सोच के साथ आपने क्या था आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म आपने किया था। कंफर्टेबल, ठीक है सबको यहां तक? चलो आगे। चलो अब उसके बाद देखो प्राइवेटाइजेशन। ये तो सारी कहानी किसकी थी? लिबरलाइजेशन। क्या था लिबरलाइजेशन में? सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, 4 रिफॉर्म। टैक्स जो लाइसेंस है उसे रिड्यूस किया गया, पब्लिक सेक्टर को 17 से 3 कर दिया गया, एसएसआई की रिजर्वेशन खत्म, एमआरटीपी एक्ट 1969 खत्म, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, आरबीआई के रोल को बदल दिया गया, इंडिया को ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक बना दिया गया, इंडिया में एफआईआई की लिमिट बढ़ा के 74% कर दी गई, और प्राइवेट बैंकों का एक्सपेंशन करना आसान कर दिया गया। टैक्स रिफॉर्म, 3 चीजें, डायरेक्ट टैक्स के रेट को कम कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार करके जीएसटी लाए 2017 में, और उसके अलावा टैक्स पे करने के प्रोसीजर को सिंपल किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, 2 चीजें, इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। उसके अलावा इंडिया ने कहा कि अब हमारे यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा? मार्केट फोर्स से डिसाइड होगा। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिफॉर्म, तो इसमें 4 चीजें, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया, 2001 में तो बिल्कुल हटा दिया गया फूड आइटम्स पे। उसके अलावा एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को कम कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। इंपोर्ट पे लगने वाले कोटा को, ड्यूटीज को, टैरिफ जिसे आप कहते हो, उसे कम किया गया, और इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस चाहिए उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। चलो प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म का दूसरा पार्ट, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है? बहुत सीधी चीज, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, जो सार्वजनिक उद्योग है, अगर आप उसका ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो तो इसी बात को क्या बोला गया? प्राइवेटाइजेशन। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the private sector, है ना। जो सार्वजनिक उद्योग है उसका नियंत्रण, निर्देशन, संचालन, सभी चीजों का अधिकार, सभी चीजों का राइट आप किसको दे दो? प्राइवेट सेक्टर को दे दो। इट्स कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। एक बार पूछा गया कि भाई ये बताओ कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया आपने? हमने प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया ताकि हमारे यहां पे पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, जिसमें लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है, उसमें कैपिटल बढ़ जाए। हमने प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया ताकि जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, जिनमें लॉस हो रहा था, उनमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। हमने प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो जाए, ठीक है। 3 रीजंस की वजह से हमने प्राइवेटाइजेशन किया। अच्छा जी, प्राइवेटाइजेशन कितने तरीकों से होता है? निजीकरण कितने तरीकों से होता है? 2 टाइप का प्राइवेटाइजेशन होता है। एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि पूरी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में उसे उठाओ और प्राइवेट सेक्टर को दे दो, ठीक है। और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी विनिवेश। आप सबको पता है, अगर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर आप बेच देते हो, किसको बेच देते हो? प्राइवेट सेक्टर को, तो उसी को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। पक्का। प्राइवेटाइजेशन के अलावा भी लॉस मेकिंग कंपनी जितनी भी है, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने का एक और तरीका निकाला गया। एक तो भाई ये कि जितनी लॉस मेकिंग कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो, एक रास्ता तो ये। और दूसरा रास्ता प्राइवेटाइजेशन के अलावा कि आप महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट ले आओ। क्या है महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना? वो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब वो कंपनी जो सरकारी है और लॉस मेकिंग है, वो पीएसयू जो लॉस मेकिंग है, उनको उनके मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल डिसीजंस का अगर आप ऑटोनॉमी दे देते हो, ऑटोनॉमी मतलब कि आप उनको राइट दे देते हो, कोई भी पीएसयू जो लॉस मेकिंग पीएसयू है, अगर आपने उसको ये राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और आप अपना मैनेजमेंट खुद कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि लॉस हो रहा है तुम्हें, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखा दो। तो जिन भी कंपनीज को आप ये ऑटोनॉमी देते हो, ऑटोनॉमी हिंदी अधिकार, ठीक है, उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं पीएसयू को किसका नाम दिया गया? महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना का। सुन गए? क्यों किया जाता है ये ऑटोनॉमी, क्यों दी जाती है? ताकि लॉस मेकिंग इंडस्ट्री क्या अर्न करना शुरू कर दे? प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दे, और लॉस मेकिंग कंपनी से लायक हो जाए कि जो फॉरेन कंपटीशन आएगा, विदेशी प्रतियोगिता, जो विदेशी कंपनी आएगी, उसको हम कॉम्पिटिट कर पाए। ठीक है यहां तक? तो हमारी कंट्री में 2021 के डेटा के हिसाब से
10 महारत्ना है, जैसे एक एक एग्जांपल याद रखो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक महारत्ना का एग्जांपल है। नवरत्ना की संख्या कितनी है हमारे यहां पे? 14 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्ना का एग्जांपल है। और मिनी रत्ना की संख्या हमारे यहां पे 73 है। ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। बोलो डन हो सब? नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी राइट है, अधिकार है पीएसयू को। कौन सी पीएसयू को? लॉस मेकिंग पीएसयू को। किस चीज का अधिकार? कि आज के बाद से तो अपने फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिसीजंस तू खुद कर सकता है, बस लॉस मेकिंग से प्रॉफिट अर्न वाली कंपनी बन जा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो आपको बेचना पड़ेगा ना कंपनी को, लेकिन आप बेचे बिना भी उनकी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो, जिसका हमने ये तरीका निकाला। बोलो ठीक हो? आगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को, अपने देश को इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देते हो, किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अगर आप अपने इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, जोड़ देते हो, और कैपिटल के मूवमेंट पे, कैपिटल पूंजी का आना जाना, ठीक है, और कैपिटल मूवमेंट, और दूसरा क्या वर्ड यूज किया गया? ट्रेड, व्यापार, इन दोनों के होने पे जितने भी बैरियर्स लगे उसे हटा देते हो, इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है वर्ल्ड इकोनॉमी से, दूसरे देशों के साथ, और कैपिटल मूवमेंट और ट्रेड के ऊपर जितने बैरियर्स लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, उसे हटा देना है। तो इसी बात को क्या बोला गया? ग्लोबलाइजेशन। देखो क्या लिखा है, मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़िए, ठीक है, और क्या करिए? रिमूवल कर दीजिए। कैसे? क्या हटा दीजिए? बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। किसके ऊपर? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और कैपिटल मूवमेंट के ऊपर। बोलो ठीक हो? उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कुछ पॉइंट्स बताओ और अगेंस्ट में। वैश्वीकरण के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड यहां पे 4 बातें लिखी है। पहला, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ तब से आपकी पहुंच, आपके देश की कंपनीज की पहुंच विदेशी बाजार तक बनी है ना? ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा कि आपके कंपनी की पहुंच, आपकी इकोनॉमी की पहुंच विदेशी देशों तक बननी शुरू हो गई है। दूसरा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक आपके पास ग्लोबलाइजेशन के बाद से आना शुरू हो गया। तीसरा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, जिनके लिए पहले बाजार सिर्फ क्या था? इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के बाद से इनके लिए मार्केट क्या है? पूरी दुनिया, है ना? तो ये भी तीसरा फायदा कि भाई एक तो आप ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई आपके पास, और जो लार्ज इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, उनके लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट बन गया है ना? और उसके अलावा बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द स्किल्ड पर्सन, इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके लिए भी अच्छे चांसेस हैं। अब ये अपनी सर्विस को अपनी कंट्री के अलावा और कहां बेच सकते हैं? फॉरेन कंट्री में, वर्ल्ड में बेच सकते हैं, है ना? और वहां से इनकी भी इनकम बढ़ने के चांसेस बनेंगे। तो ये 4 फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्लियर है चारों? पहला, ग्लोबल मार्केट मिला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली, आपकी कंट्री की बड़ी कंपनी को मौका मिला वर्ल्ड में फेमस होने का, और आपके यहां के जो स्किल्ड पर्सन है, कुशल लोग, उनको अपनी इनकम को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन हर चीज के फायदों के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ नुकसान है। पहला, बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन असेस मोर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। सही बात है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा कैसे उठा सकते हो? फॉरेन ट्रेड करके, विदेशी व्यापार करके, और ज्यादातर विदेशी व्यापार कौन से देशों के बीच होता है? डेवलप्ड कंट्रीज के बीच। तो वही साफ लिखा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन का तो मेन फायदा डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश उठा पाएंगे, और हम तो फिलहाल डेवलपिंग है ना? पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है कॉम्प्रोमाइज करवाता है वेलफेयर। किनका वेलफेयर? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके वेलफेयर के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। सोच के देखो ना, अगर एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री ग्लोबलाइजेशन कर दे तो क्या होगा? आप तो किसी देश में नहीं जा पाए, आपकी कंपनी तो बाहर नहीं जा पाई, लेकिन फॉरेन कंपनी तो आपके यहां पे पहुंच गई, और जब फॉरेन कंपनी आपके यहां पे पहुंचेगी तो आपकी जो कंपनी है, जो डेवलप हो सकती है,
एक तो वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी और आपकी कंट्री के लोगों को जो गुड्स एंड सर्विस है वो हाई रेट पर मिलना शुरू होगा, तो आपके वेलफेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब जो चलना नहीं सीखा उससे आप कह रहे हो रेस में दौड़ जा। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो आपको फॉरेन कंपटीशन झेलना पड़ेगा ना, और फॉरेन कंपटीशन झेलने के लायक नहीं है डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये भी एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि जो पुअर कंट्रीज है उनके वेलफेयर के साथ ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज करवाता है। अगली चीज कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी कहां आनी शुरू होंगी? आपके देश में। और जो छोटी कंपनी है आपके देश की, जो अभी डेवलपिंग कंपनी है, जो छोटी छोटी कंपनी है, जो अभी और खड़ा होना सीख ही रही है, उनको कंपटीशन देके खत्म कर देगी एमएनसी। तो ये 3 नुकसान है ग्लोबलाइजेशन के। पहला, ग्लोबलाइजेशन का फायदा सिर्फ डेवलप्ड कंट्री उठा रही है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन पुअर कंट्रीज के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करवाता है। और अगला, ग्लोबलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद एमएनसी आती है, और अगर एमएनसी आपके यहां पे आएगा, मल्टीनेशनल कंपनी अगर आपके यहां पे आएगी, है ना, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? डेवलपिंग जो कंपनीज है आपके यहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। बोलो ठीक है सबको यहां तक? आ जाओ। ग्लोबलाइजेशन का एक आउटकम है, आउटकम समझते हो ना, रिजल्ट, आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आउटसोर्सिंग तेजी से बढ़ रहा है। क्या है आउटसोर्सिंग? सिंपल मतलब कोई काम जो अभी तक आप करते थे, आपकी खुद की कंपनी करती थी, अब अगर आप वो काम किसी दूसरी कंपनी से करवाना शुरू कर दो तो इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सपोज मुझे अपने इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट करवाना है, अभी तक तो मैं ही करता था, मान लो अब वो बड़े लेवल पे चलना स्टार्ट हो गया हमारा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और अब हमने ये एडवर्टीजमेंट का काम XYZ लिमिटेड एक नाम की कंपनी है उसको दे दी। तो क्या हो रहा है? हम कोई काम बाहर से करवा रहे हैं ना, हम कोई काम क्या करवा रहे हैं? बाहर से करवा रहे हैं, इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है, आपके घर में फंक्शन है, मान लो कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, और आपने किसी बाहर वाले बंदे को बुलाया और आपने उसे कांटेक्ट दे दिया कि भाई 50 लोगों का खाना बना के दीजिए, तो आपने क्या करवाया? वहां पे आउटसोर्सिंग करवाया। समझ गए आउटसोर्सिंग क्या है? तो यहां पे आउटसोर्सिंग का मतलब यह है कि कोई काम जो अभी तक आपकी कंट्री की कंपनी अपने ही देश में कर रही थी, अब किसी बाहर की कंपनी को आपने कांटेक्ट दे दिया, इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू थर्ड पार्टी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो किसी एक्टिविटी का, किसको देते हो कॉन्ट्रैक्ट? थर्ड पार्टी को। ठीक है, विच वर अर्ली परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी तक कौन परफॉर्म कर रहा था? अभी तक वो एक्टिविटी आप खुद ही परफॉर्म कर रहे थे, और अब आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया है? किसी और को, कि मेरा ये काम तू कर दे। इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और तुम्हें जान के अच्छा लगेगा, इंडिया हैज बिकम फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। भारत पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन, मतलब मेन केंद्र बिंदु बन गया है। पूरी दुनिया अपना आउटसोर्सिंग भारत से करवाना चाहती है। भारत आउटसोर्सिंग नहीं करवा रहा किसी से, पूरी दुनिया आउटसोर्सिंग किससे कराना चाहती है? भारत से। अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी, रशिया की कंपनी, हर देश की कंपनी क्या चाहती है कि अपना पीस ऑफ वर्क वो किसको दे दे? भारत को। वजह क्या है ऐसी वजह? पहला, इंडिया में लेबर स्किल्ड मिलते हैं, कुशल लेबर मिल जाते हैं। दूसरा, चीपर लेबर मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तीसरा, इंडिया की गवर्नमेंट फेवरेबल कंडीशन बना के दे रही है, टैक्स रेट कम करके दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके दे रही है। इन बातों की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ठीक है, क्या इंडिया को आउटसोर्सिंग करना चाहिए? हां बिल्कुल। आउटसोर्सिंग से हमें 2 फायदे हैं, एक हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और दूसरा हमारे पास जब आप विदेशी देशों के लिए काम करोगे तो एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और दूसरा वहां से फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आना शुरू हो गया, है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसों का स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या डेवलप्ड कंट्रीज आउटसोर्सिंग से खुश है? नहीं, वो अपोज में खड़ी है आउटसोर्सिंग के, वो विरोध कर रही है आउटसोर्सिंग का, वो कह रही है नहीं करना चाहिए आउटसोर्सिंग। उनके मन में क्या डर है? उनके मन में डर है कि अगर ऐसे ही आउटसोर्सिंग होता रहा तो उनकी कंट्री की कंपनीज क्या करेंगी? अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को देगी, तो उनके यहां पे एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, हमारे यहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एक बात। और दूसरी बात कि वहां से फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो इन 2 बातों की वजह से जो हमारे फायदे हैं वही दूसरे देशों के लिए नुकसान है ग्लोबलाइजेशन के, और इन 2 बातों की वजह से ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट में खड़े हैं डेवलप्ड कंट्रीज। बोलो ठीक हो सब लोग? अगला टॉपिक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO से पहले आपको GATT, गेट के बारे में पढ़ना चाहिए,
जिसका फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में गेट को स्टैब्लिश किया गया था 23 कंट्रीज मेंबर्स के साथ। क्या काम था गेट का? गेट का काम था कि वर्ल्ड में फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, ठीक है। और 1995 में इसी का नाम बदल के WTO रख दिया गया। क्या रख दिया गया 1995 में? इसी का नाम बदल के WTO। पहले यही था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1948 में बना। कितने मेंबर कंट्रीज के साथ? 23। और बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? WTO। 164 मेंबर्स के साथ, 164 देशों के साथ WTO बनाया गया। भारत भी WTO का एक मेंबर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका कि WTO के फंक्शंस क्या होंगे, क्या काम करता है WTO। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला WTO इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। गुड्स के अलावा मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो बायलेटरल ट्रेड हो चाहे मल्टीलेटरल। मुझे उम्मीद है सबको दोनों वर्ड का मतलब पता है। बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच ट्रेड और मल्टीलेटरल मतलब कई देशों के बीच ट्रेड, है ना। तो ट्रेड कैसा भी हो उसको बढ़ावा देना WTO का काम है। दूसरी चीज, WTO कहता है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मतलब हम रूल्स बना के देंगे और उस रूल्स को फॉलो करते हुए सबको ट्रेडिंग करनी है। तीसरा काम WTO का, WTO गुड्स के अलावा सर्विस के ट्रेड को भी बढ़ावा देता है। गुड्स के ट्रेड को तो बढ़ावा देता ही है, साथ में सर्विस का ट्रेड जिसे आप आउटसोर्सिंग कहते हो, उसको भी बढ़ावा देने का काम किसका है? WTO का। और उसके अलावा WTO यह भी कहता है कि भाई ट्रेड के चक्कर में इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाना है लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाओ लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बढ़ाओ। और उसके अलावा WTO का फोकस है कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। जो चीज दूसरा देश अच्छा और सस्ते रेट पे बना सकता है उसको बनाने दो, उससे तुम इंपोर्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा तुम्हें। और जो तुम बढ़िया प्रोड्यूस कर सकते हो, चीपर प्रोड्यूस कर सकते हो, वो तुम बनाओ और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करो। तो इससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग हो पाएगा। और इस काम को बढ़ावा कौन देता है? WTO। बोलो ठीक हो सब लोग यहां तक? अभी अप्रीजल ऑफ LPG। अप्रीजल मतलब मूल्यांकन, वैल्यूएशन, नेगेटिव और पॉजिटिव बातें। पहले सुनना पॉजिटिव अप्रीजल कि भाई LPG के आने के बाद से 1991 के बाद से क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई। देखो, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी कंट्री के GDP के ग्रोथ की स्पीड इंक्रीज हो गई है। 2021-22 में टारगेटेड रेट देखो, एक बार बुक में चेक करो, 9 पॉइंट या 8 पॉइंट, 8.4%। GDP ग्रोथ रेट आपके यहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021-22 के लिए आपने टारगेटेड रेट कितना बनाया था? 8.4%। पहला फायदा LPG का, समझ गए मेरी बात? पहला फेवरेबल पॉइंट कि LPG के आने के बाद आपकी कंट्री की GDP के बढ़ने की स्पीड में इंक्रीमेंट आया है। दूसरा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपके देश में विदेशी निवेश बढ़ना शुरू हुआ है। FDI, दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, FDI और FII, दोनों टाइप का इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में बढ़ना शुरू हुआ है। स्पेशली 2014, यही है ना, मेक इन इंडिया, चेक करो यही डेट है ना, सितंबर 2014 मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से लार्ज क्वांटिटी में विदेशी देशों ने भारत में निवेश करना शुरू किया है। तो दूसरा LPG का फायदा कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ है। तीसरा फायदा कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, याद है ना 1991 में इतना कम हो गया था कि हम 2 वीक भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। फॉरेन लोन की पेमेंट क्या, उसका इंटरेस्ट पेमेंट तक की हमारी औकात नहीं थी। तो अब हमारे यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार बढ़ना स्टार्ट हुआ। कहां से आ रहा है? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कहां से आ रहा है? हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। यहां से लगातार फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगली चीज, एक्सपोर्ट का लेवल हमारा स्ट्रांग होना शुरू हुआ। 1991 तक 7th 5-year प्लान चल रहा था, 7वीं पंचवर्षीय योजना, और तब तक हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, आयात प्रतिस्थापन की। हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने यहां पे प्रोड्यूस करेंगे। और इस चक्कर में हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा था। 1991 के बाद ट्रेड के ऊपर से आपने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, बैरियर्स हटा दिए, और ट्रेड बड़ी तेजी में बढ़ना शुरू हुआ। आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना। और वही पॉइंट यहां पे है कि LPG के बाद से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी क्या हुआ है? स्ट्रांग हुआ है।
उसके बाद इन्फ्लेशन, सबको बता चुका हूं मैं, महंगाई, इस पे कंट्रोल करना शुरू कर लिया। कहां 17% तक इन्फ्लेशन चला गया था 1991 में। क्यों? चीजों की कमी और लगातार गवर्नमेंट लोन ले रही थी, है ना। अब दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो गई। फॉरेन कंपनी आई, देखो हमारे यहां की कंपनीज तो है ही, साथ में फॉरेन कंपनीज भी आ गई, तो अब गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई बढ़ गई। और जब गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएगा? कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल कर लिया। बोलो ठीक हो सभी लोग। उसके बाद अगली चीज पे ध्यान दो, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। 1991 तक प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर आपने कई सारे बैरियर्स, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और 1991 के बाद आपने पढ़ा ना प्राइवेट लिबरलाइजेशन में कि लिबरलाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और ग्रोथ के बैरियर्स हटा दो, तो आपने वो हटा दिया और आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है। क्लियर बात है? यहां तक सारे पॉजिटिव पॉइंट क्लियर। नेगेटिव, एलपीजी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स रही है? कहां पे प्रॉब्लम है? पहला, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का लगातार बढ़ना। एलपीजी कहता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आओ, क्योंकि आप एलपीजी करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे, तो फॉरेन कंपनी आएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, नई मशीनें आएंगी, और जब नई मशीनें आएंगी तो लोगों का रोजगार तो छिनेगा ना। तो जब से 1991 के बाद से आपने चैप्टर 7 मुझसे पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, याद करो, वहां पे क्या दिखाया गया? एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के ग्रोथ के ट्रेंड में क्या दिखाया गया कि जीडीपी तो लगातार ग्रो कर रहा है, अपर साइड, ऊपर की तरफ जीडीपी तो लगातार जा रहा है, लेकिन उसी स्पीड में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ नहीं हो रहा। एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कहां की तरफ चला गया है? नीचे की तरफ। और वहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था जॉबलेस ग्रोथ, याद आया? तो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है लगातार हमारी कंट्री में 1991 के बाद से। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई मशीनों से बढ़ रही है। मतलब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की स्पीड बहुत कम हो गई है। दूसरा और मुझे लगता है सबसे बड़ा फेलियर एग्रीकल्चर एलपीजी का, मुझे लगता है दूसरा और सबसे बड़ा फेलियर एलपीजी का कि एलपीजी ने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया है। देखो, एग्रीकल्चर जिसमें 64 पॉइंट कुछ परसेंट लोग 1991 में भी आपकी कंट्री में लगे हुए थे, सबको पता है, और आप 1991 में पॉलिसी लाते हो, रिफॉर्म करते हो जिसका नाम है एलपीजी, और इस पूरी पॉलिसी में एग्रीकल्चर को लेके कोई पॉलिसी नहीं। वही एग्रीकल्चर जिसमें कंट्री का 64 पॉइंट कुछ परसेंट पॉपुलेशन इंगेज था, उस एग्रीकल्चर को लेके आपने कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं की, है ना। यह भी एलपीजी का एक नेगेटिव पॉइंट रहा है। देखो, पहला क्या है? रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने एग्रीकल्चर में पैसा लगाना बंद कर दिया। डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए ना, सरकार ने इस पे पैसा लगाना बंद कर दिया। सरकार ने सब्सिडीज, जो आर्थिक सहायता मिला करता था फार्मर्स को, उससे रिमूव करना शुरू कर दिया। उसके अलावा लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से हमारी कंट्री की फास्ट फूड कंपनी, जो पहले हमसे ही इनपुट खरीदती थी, जो हमारी कंट्री की फास्ट फूड कंपनी है, पहले हमसे, उनके लिए इनपुट क्या है? कच्चा माल क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। चिप्स की कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आलू। तो पहले हमारे यहां की फास्ट फूड कंपनीज हमसे इनपुट लेती थी, लेकिन जब से हमने क्या किया? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, तो हमारे यहां की फास्ट फूड कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया? इनपुट भी कहां से? बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर के लिए फेलियर। और चौथा पॉइंट, इस बार हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के चक्कर में हमारे फार्मर को कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसका नतीजा कि फिर से देश में फूड ग्रेन का शॉर्टेज होना शुरू हुआ है। सुना आपने? 4 एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फेलियर रहा एलपीजी के बाद। 4 बातें क्लियर कर रही है। पहला ये कि एग्रीकल्चर पर पब्लिक सेक्टर ने निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। दूसरा ये कि भाई सब्सिडीज को हटा दिया गया। तीसरा ये कि रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारी कंपनीज ने जो फास्ट फूड कंपनी है उसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और हमारी गवर्नमेंट ने हमें कैश क्रॉप की फार्मिंग करने को दोबारा कह दिया। ऐसी चीजें जिसे हम एक्सपोर्ट कर पाए, ऐसी चीजों की फार्मिंग हमसे फिर से करवाई जाने लगी। बोलो ठीक है सबको। अगला फेलियर एलपीजी का, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री का ग्रोथ भी नहीं हुआ। एलपीजी के आने के बाद आपकी खुद की कंट्री की इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पाई। एग्रीकल्चर को आपने नेग्लेक्ट किया, इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं किया। इंडस्ट्री एलपीजी का पार्ट है, लेकिन वो इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पाई। क्या वजह रही? क्यों नहीं कर पा रही इंडस्ट्री ग्रो? देखो क्या लिखा हुआ है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे पहली वजह, अच्छा नहीं लिखा,
3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है टोटल। पहला, चीपर इंपोर्टेड गुड्स। इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पाई एलपीजी के बाद, उसके पीछे 3 पॉइंट है। पहला, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, ध्यान देना इस बात को। अगर इंपोर्टेड गुड्स चीपर होगा तो हमारी कंट्री के लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करोगे तो अपने देश में अपने यहां पे मशीनों से बनी हुई चीजों की डिमांड कम कर रहे हो, और अगर अपने यहां पे बनी हुई चीजों की डिमांड कम कर रहे हो तो अपनी इंडस्ट्री पे क्या लग जाएगा। समझ गए बात मेरी। दूसरा, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करने बंद कर दिए। एग्रीकल्चर में भी वही हुआ। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीजें चाहिए, रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सब पे बंद कर दिया पैसा खर्च करना। और वैसे ही इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे रोड चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे इन्वेस्टमेंट कम किया, ठीक है। और तीसरी चीज, इंडस्ट्री के फेल होने के पीछे तीसरी वजह, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए। अब हमारे यहां पे अगर वो आ रहा है तो हमें डब्ल्यूटीओ कोई बैरियर लगाने नहीं दे रहा, कह रहा हमारा मेंबर है तो उसको आके यहां पे ट्रेड करने दे। और जब हम जा रहे हैं डेवलप कंट्रीज में ट्रेड करने, तो फिर वो डेवलप कंट्रीज क्या कर दे रही है, क्वांटिटेटिव बैरियर्स, प्रतिबंध लगा दे रही है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इस चक्कर में हम फॉरेन कंट्री में नहीं बेच पा रहे। उनके प्रोडक्ट चीपर है इसलिए हमारी कंट्री में बिक रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कोई खास अच्छी नहीं है और उसके अलावा महंगा भी है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट वहां पे नहीं बिक पा रहा। कंफर्टेबल हो सभी लोग, ठीक है। 3 बातें जिनकी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। अगले पॉइंट की तरफ चलो, इनअफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट, आप सबने ये वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट यहां पे देखा। सरकार हर साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बनाती है। सरकार हर साल डिसाइड करती है कि हम इतना शेयर पब्लिक इंडस्ट्री का, इतना शेयर हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन 2 बातों की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या रह गई, इनइफेक्टिव रह गई, अप्रभावशाली रह गई। 2 बातों की वजह से। पहला, गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा था, जब गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा था, तो उसकी वैल्यूएशन उसके एक्चुअल रेट से कम पे करके बेच रहा था। मतलब कि 10 रुपए की चीज है तो 6 में ही बेच डालो। एक प्रॉब्लम, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी फेल होने के पीछे पहली प्रॉब्लम कि एसेट्स को कम से वैल्यूएट करके बेचा गया। और दूसरी प्रॉब्लम, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया है, उस पैसे को अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा ले रहे हो और वो पैसा आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा रहे हो, डे टू डे के खर्चों में खर्च कर रहे हो, तो गलत है ना। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ ये सीन हो रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना होके जो डे टू डे के खर्चे हैं, जिसे आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय कहते हो, उसमें खर्च हो रहे हैं। इन 2 बातों की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फेल माना गया। पहला, एसेट्स को कम वैल्यू पे बेच देना, और दूसरा, जो पैसा एसेट्स को बेच के आया सरकार के पास, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना करके, आधारिक संरचना पे खर्च ना करके गवर्नमेंट कहां खर्च कर रही है, उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, हर बार बजट घाटे का बन जाता है ना। और क्यों? क्योंकि सरकार के डे टू डे खर्चे ज्यादा है, कोरोना की वैक्सीनेशन पे, इन चीजों पे, है ना, और वो सारा पैसा वहां यूज हो जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है वो वैक्सीनेशन पे खर्च हो रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। आप सबको पता है, अभी मैंने टैक्स रिफॉर्म बताया था यहां पे, ये रहा, और मैंने कहा था कि टैक्स रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 स्टेप लिए। पहला, टैक्स रेट कम कर दिया, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में रिफॉर्म किया, और टैक्स पे करने के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया। यहां पे बोला गया कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी फेल रही, टैक्स रेट के कम होने के बाद भी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पाया। हाँ ठीक है, उसको सुधारने के लिए फिर गवर्नमेंट ने 2016 में स्टेप ले लिया था, आप सबको पता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला गया कि टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट की फेल रही, क्योंकि टैक्स रेट को कम करने के बाद भी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पाया। हाँ, प्रेजेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपकी बुक की कहानी है कि भाई टैक्स पॉलिसी फेलियर मानी गई, क्योंकि 2010 के आसपास तक गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। जब से जीएसटी आया उसके बाद से टैक्स कलेक्शन बढ़ना शुरू हुआ है। लास्ट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, सॉरी एक पॉइंट छूट गया, अभी बताता हूं। अनबैलेंस ग्रोथ, पहले इसको सुन लो।
असंतुलित विकास। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मेनली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विस सेक्टर। प्राइमरी एग्रीकल्चर नेगलेक्ट किया गया, मतलब ग्रो नहीं कर पाया। इंडस्ट्री वो भी ग्रो नहीं कर पाया, तो फिर क्या ग्रो कर रहा है? सिर्फ सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में भी कुछ गिनी चुनी चीजें, जैसे टूरिज्म वो ग्रो कर रहा है ना, कम्युनिकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, मतलब कुछ लिमिटेड चीजें ग्रो कर रही है। प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, बिल्कुल विकसित नहीं हो पा रहा एलपीजी के बाद, क्योंकि कृषि पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। इंडस्ट्री आप चाहते तो हो, लेकिन आप पिछड़ जाते हो फॉरेन कंपटीशन के आगे, वो भी ग्रो नहीं कर पा रहा। तो बस सर्विस सेक्टर वो भी थोड़ा बहुत चीजों में ग्रो कर पा रहा है। इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया कि 1991 के बाद इंडिया का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है वो अनबैलेंस्ड हुआ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। 1991 के बाद इंडिया में लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में फॉरेन कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, और फॉरेन कंपनी जब आती है तो अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है, और हमारे यहां के कंज्यूमर्स अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन उन अननेसेसरी चीजों पे खर्च करके अपनी इनकम को यूजलेस बना रहे हैं, और वो इनकम का बड़ा पोर्शन हमारी कंट्री से निकल के कहां जा रहा है? फॉरेन कंट्री में। इसी बात को क्या बोला गया? कंज्यूमरिज्म। हमारे यहां पे उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म तेजी से फैल रहा है। कंज्यूमर अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन सेव करने की जगह, बचाने की जगह पे फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे खर्च करने में लगा हुआ है। कंफर्टेबल? ये आपका पूरा एलपीजी का चैप्टर था।